वेलकम टू कश्मीर इन फोकस ऑन एमए टीवी। नाज़रीन, आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। आज कुछ हम बात करेंगे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की, थोड़ी सी बात पाकिस्तान की भी करेंगे और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, और फिर हम आज बात करेंगे थोड़ा सा हमास और इसराइल की जंग के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी हमें रिक्वेस्ट आई है कि इसको मौजू को भी इस प्रोग्राम में टच किया जाए। पहले कहाँ चले? पाकिस्तान चलते। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो कभी भी अच्छी खबर नहीं होती। इस वक्त जो खबर आई है वो ये कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा है कि उनका करंट जो डेट है इस साल, दिस फिजिकल ईयर, वो 818 खरब रुपए तक पहुंच जाएगा। अच्छा, इसमें हो ये रहा है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं वो तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। पहले जो बिजनेसेस थे स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के, वो चाइना ने तबाह कर दिए। अब जो है वो गैस की कीमतों ने तबाह कर दी है। गैस इतनी महंगी हो गई है कि हैदराबाद जो सिंध में है वहां पे 48 जो कारखाने थे चूड़ियां बनाने वाले, उनमें से 80% कारखाने बंद हो गए, जिसकी वजह से 3 लाख अफराद जो है जो उस से मुंसलिक हैं वो बेरोजगार हो गए। तो चूड़ियां अब अव्वल तो मिलेंगी नहीं अगली ईद पे, और अगर मिलेंगी तो बहुत महंगी होगी, तो इसलिए पहले से ख्वातीन जो है वो बचत शुरू कर दें। अच्छा, एक खबर और है कि ये जो माश माश म- मईशत जो ये गिरती हुई सूरत है पाकिस्तान की, इसके पेश नजर पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने धड़ाधड़ पासपोर्ट अप्लाई करने शुरू किए हैं, ताकि वो मुल्क से बाहर निकल सके, इस मुसीबत से जान छुड़ा सके। तो इस वक्त जो है इतने रोजाना 35,000 न्यू एप्लीकेशंस जो है वो पासपोर्ट ऑफिस में रिसीव हो रही हैं, और उसकी वजह से पासपोर्ट ऑफिस में जो लेमिनेशन पेपर होता है जो पासपोर्ट पे इस्तेमाल किया जाता है वो खत्म हो गया है, और 5 लाख लोग जो है वो पासपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 14 सितंबर से अभी तक कोई पासपोर्ट जो है वो कह रहे हैं कि जारी नहीं हो सकता। ये तो सूरत हाल है पाकिस्तान की। अब चलते हैं जरा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। नाज़रीन, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि जो बिजली के बिलों के ऊपर टैक्सेस के खिलाफ जो सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चल रही है, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर बायकॉट बिल्स की कॉल दी गई। उसका नतीजा ये हुआ है कि 80% जो है वो बिल्स लोगों ने नहीं जमा करवाए, और उसकी वजह से पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का जो डिपार्टमेंट है पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी का, उसको 3 बिलियन रुपीज मंथली रेवेन्यू की कमी का सामना है। तो आगे पता नहीं क्या हो। एडहॉक जो मुलाजमीन हैं, एम्प्लॉयज, उनको कई महीनों से तनख्वाहें नहीं दी गई और उनके घरों में फाके पड़ गए। पेंशनर्स एसोसिएशन ने पीओजेके में कहा है कि बेवा बेटी बहू पेंशन बंद कर दी गई है, और उन्होंने खत लिखा है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को, कंट्रोलर जनरल पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर और सेक्रेटरी रेवेन्यू को उन्होंने प्रोटेस्ट लेटर्स लिखे हैं। इसी तरह से नाजरीन, एक्सक्यूज मी, मीरपुर शहर में जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑल आजाद कश्मीर बार एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि मंगला डैम समेत रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम हाइडल पावर जो है उनकी जो इनकम है वो आजाद कश्मीर को दी जाए, और 23 दिसंबर को जो है वो रियासत गिर वकला यानी लॉयर्स कन्वेंशन बुलाया गया है। और इस वक्त जो लॉयर्स मूवमेंट चल रही है वहां उनके लीडर है कामरान तारिक साहब और जुल्फकार अहमद साहब। इसके अलावा अब्बासपुर जो है पीओजेके का शहर, अब्बासपुर में जो है वो अंजुमन ताजरान ट्रेड एसोसिएशन ने बिजली के बिलों पर लगाए जालमाना टैक्सेस के खिलाफ रैली निकाली है, जिसमें सैकड़ों लोग शरीक हुए हैं। इसी तरह से रूरल हेल्थ सेंटर जो है हटियां बाला खलाना में, वहां डॉक्टर ना होने के खिलाफ जो है वो कल बहुत बड़ा धरना दिया गया, और अब ये धरना दूसरे मरले में दाखिल हो गया और शराय श्रीनगर जो है उसके ऊपर धरना दिया गया है। ये कुछ खबरें मेरे पास पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के। चलते हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान। नाजरीन, जैसा मैं
आपको मैंने बताया है, और कल सुबह मेरा आर्टिकल भी छप रहा है ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर के अखबार में जिसका नाम ग्रेटर कश्मीर है। उस आर्टिकल का टाइटल है थिंग्स आर गेटिंग सीरियस इन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। ये आर्टिकल मैंने पिछले हफ्ते लिखा था, लेकिन एडिटोरियल बोर्ड ने इसको कल सुबह छापने का फैसला किया है। तो ऑलरेडी मैं ये प्रेडिक्शंस कर रहा था अपने आर्टिकल में, जो अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, जो अब रियलाइज हो रही है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान में जो गेहूं के ऊपर सब्सिडी थी वो खत्म कर दी गई है, जिसकी वजह से अचानक गेहूं की कीमतों में 250%, 250% जो है उनकी कीमतों में उसका इजाफा हुआ है। इस इजाफे ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान के समाज को हिलाकर रखा, और अवामी एक्शन कमेटी जो है गिलगित बल्तिस्तान की, जो पिछले साल दो धड़ों में तकसीम हो गई थी, वो दोबारा एक हो गए। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके बड़े दूर असरात मुरतब होंगे। अब गिलगित बल्तिस्तान के शहर चल्लास में जो है वो आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है गेहूं की कीमतों के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे। इसी तरह से यासीन शहर जो है गिलगित बल्तिस्तान का, वहां पे भी गेहूं की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल और मुजाहरा किया गया, और वहां बाबा जान ने भी खिताब किया। बाबा जान वही हैं जिनको 90 ईयर्स की और 70 ईयर्स की जो है इम्प्रिजनमेंट हुई थी और 10 साल उन्होंने जेल काटी। इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में कराकोरम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्ट्राइक की हुई है, और वाइस चांसलर के खिलाफ उन्होंने कल प्रोटेस्ट किया। ग्लोब चौक यूनिवर्सिटी रोड पर धरना भी दिया। आज जो है वो चल्लास में और जुमे वाले दिन जो है वो गजर में एहतजाज हो रहा है। और जैसा मैंने बताया आपको, ये अवामी एक्शन कमेटी के दोनों धड़े इकट्ठे होने की वजह से अब तहरीक ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, और हुकूमत जो है गिलगित बल्तिस्तान की, उसकी टांगे कांप रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की बात करें तो नाजरीन, 4 महीने हो चुके हैं कानून साज असम्बली को बने, लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद भी एक भी इजलास अभी तक इसका सेशन नहीं हुआ, और ना ही जो 16 स्टैंडिंग कमेटीज है उनकी तश्कील जो हुई है उसका कोई जिम्मेदारी किसी को दी गई है, जबकि असम्बली पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है नाजरीन। इस वक्त जैसा मैंने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हवाले से जब बात की, वहां पे जो सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है, तो आपको याद होगा कि ये अवामी एक्शन कमेटी, अब्बासपुर अवामी एक्शन कमेटी, मीरपुर अवामी एक्शन कमेटी, मुजफ्फराबाद, इस तरह से ये अलग अलग चल रही है। और मैं हमेशा ये कहता था कि इनको एक सेंट्रल बॉडी कायम करनी चाहिए जिसके जरिए ये कोऑर्डिनेटेड जो है वो प्रोटेस्ट कर सकें और कोऑर्डिनेशन पैदा हो, ना कि ऐसा लगे कि ये कुछ स्पोरेडिक जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और उसके नतीजे में नाजरीन, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी, जो 10 घंटे खुफिया मकाम पे इजलास बुला के उन्होंने फिर ये कमेटी बनाई, और अब पीओजेके में वो इसको लीड कर रही है, और अब उनके साथ साथ वकील भी जो है मैदान में उतर गए। इसी तरह से पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम देखें तो वहां पे भी अब गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी के दो धड़े, फिदा हुसैन ग्रुप और यसमुद्दीन ग्रुप, अब दोबारा एक हो गए। तो ये दोनों जगह पे जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन अब इससे आगे कहां जाए। तंजीमी तो इंतजाम यानी कि जो मूवमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू कह लें या तंजीमी पहलू कह लें, ऑर्गेनाइजेशनल पहलू कह लें, उसमें भी हमें अब आगे जाना है, और जो डिमांड्स है उसमें भी आगे जाना है। और आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है। जैसा मैंने बताया, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बन गई है, गिलगित बल्तिस्तान की अवामी एक्शन कमेटी के दो धड़े दोबारा मिल गए हैं। अब ये होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आपस में कोऑर्डिनेट करें, और इसके ऊपर एक और बॉडी बनाएं जो इन दोनों मकबूजा इलाकों की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर सके। एक जगह पे गेहूं के ऊपर सब्सिडी के खात्मे के खिलाफ तहरीक चल रही है, तो दूसरी तरफ बिजली के बिलात पर जो है वो टैक्सेस के खिलाफ तहरीक चल रही है। अब इसको हम डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड में तो हम इसको इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम
जो एम है, जो गोल्स हैं ऑफ द मूवमेंट, उसमें हम इनको जरूर इकट्ठा कर सकते हैं। और वो यही है कि दोनों अब ये मुतालबा करें कि पाकिस्तान जो है उससे मुकम्मल आज़ादी, और गिलगित बल्तिस्तान में सरकार अवामी एक्शन कमेटी और अवामी नुमाइंदों के हवाले, और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के हवाले की जाए। ये इस वक्त होना चाहिए। ये तो था पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का थोड़ा सा रोजनामचा कह लें। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस वक्त तकरीबन 14,000 लोग जो है वो मर चुके हैं इस जंग में जो मिडिल ईस्ट में जारी है, हमास के 7 अक्टूबर के इसराइल पर अनप्रोवोक्ड अटैक के बाद। और कह रहे हैं कि 5,500 उसमें बच्चे भी हैं जो मारे गए। इस और अब एक जहाज भी कह रहे हैं कि हूती रेबल्स जो है यमन के, उन्होंने वो अगवा कर लिया है बहरी जहाज, और इजराइल का है वो, और इजराइल कह रहा है हमारा नहीं है। ईरान के बारे में कहा जाता है कि ईरान का हाथ है, ईरान कहता है हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये क्या जंग फैलती जा रही है? क्या लेबनान के हिजबुल्लाह भी अब इसका हिस्सा बनेंगे? क्या यमन के हूती रेबल्स भी बनेंगे? एक बात तो हम जानते हैं कि हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हूती रेबल्स हो, ये सब ईरान की प्रॉक्सीज हैं। तो इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ खास मेहमान मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़े हैं, जो एक स्ट्रेटेजी पॉलिसी एनालिस्ट हैं। और जनरल साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इतनी रात गए आपने हमारे लिए कष्ट काटा है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू। इट्स ऑलवेज ए प्लेजर डॉक्टर मिर्जा साहब आपके साथ इसमें हिस्सा लेने का। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जनरल साहब, ये पहले तो ये बताएं कि आपके नजदीक ये जो अच्छा वाला सब चल रहा था, G20 हो गई, सब खुश थे कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, सऊदी अरेबिया और इसराइल की दोस्ती होने जा रही है, और फिर अचानक हम सुबह उठते हैं और देखते हैं खबरें आ रही हैं कि जी हमास ने अटैक कर दिया है इसराइल पे। क्या कहेंगे आप इस सारे सिनेरियो के ऊपर? देखिए डॉक्टर मिर्जा साहब, सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद दोबारा देना चाहता हूं कि आपने आपके शो में इन्वाइट किया है। जहां तक आपके सवाल आप पूछ रहे हैं, ये एक जियो पॉलिटिकल कैनवस को अगर आप एग्जामिन करते हैं, इसका एक्सटेंडेड होराइजन, ग्लोबल होराइजन पे देखते हैं, तो काफी कुछ चीजें हो रहे हैं। अगर आप 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी के बीच में आप अगर कंपेयर करेंगे, जो थ्रेट 20th सेंचुरी में था, जियोपॉलिटिकल थ्रेट, वो 21st सेंचुरी में नहीं है। जियोपॉलिटिक्स जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें जो मेन आर्किटेक्चर है, अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी तक जो ग्लोबल आर्किटेक्चर सस्टेन कर रहे हैं, ये ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप के आधार पर बना हुआ है। लेकिन ये कमजोर हो गया था जब तक यूक्रेन की लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। और हम ये मान के चले हमारे व्यूअर्स को समझने के लिए कि ये 20th सेंचुरी में जब तक 1991 यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, उसको हम कोल्ड वॉर 1.0 कहते हैं, और उसके बाद वाला जो है कोल्ड वॉर 2.0 कहते हैं, टिल लेट्स से G20 जब तक नहीं हुआ या पैंडेमिक जब तक शुरू नहीं हुआ। पैंडेमिक के बाद आप ये मान के चल सकते हैं कोई कोई जगह इसको कोल्ड वॉर 3.0 भी बोलने लगे, लेकिन कोल्ड वॉर 2.0 एक अलग पहलू है क्या चीज इसमें? पहले कोल्ड वॉर 1.0 के टाइम में ये बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, जिसमें अमेरिका एक डेमोक्रेटिक संस्था के आधार पर फंक्शन करता था और यूएसएसआर होते थे। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद यूनिपोलैरिटी आ गया ये विश्व में। लेकिन धीरे 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 देखा गया कि एक ही सुपर पावर का जो सुप्रीमेसी है, ये काफी कमजोर होने लगा। तो कमजोरी जो है काफी जगह देखने में मिला। आप इराक की बात करिए, अफगानिस्तान की बात करिए, लीबिया की बात करिए, कहीं पे भी आप नाम लीजिए, उसमें कहीं पे ये सुपर पावर मतलब डट के जीत जो है पूरा झंडा गाड़ के नहीं आ पाए हैं। कहीं ना कहीं उनका नाजुकपन और कमजोरी सामने पेश आया है। तो इसी के साथ हुआ क्या है, ये जो बाइपोलर वर्ल्ड था 1.0 में कोल्ड वॉर में, उसके बाद यूनिपोलैरिटी हुआ। यूनिपोलैरिटी के बाद ये जो एक स्टेज चल रहा है, इसमें मल्टीपोलैरिटी स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब क्या है कि पहले 1.0 कोल्ड वॉर में दो सुपर पावर होते थे,
उसके बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन के बाद एक ही सुपर पावर चलने लगा, कमजोर होने के नाते मल्टीपोलर निकलने लगे। मल्टीपोलरिटी में कौन कौन से, एक है रशिया, एक है चाइना, और बिकॉज ऑफ राइजिंग इकोनॉमिक एंड बीइंग द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड, इंडिया हैज बिकम अ क्रेडिबल pole which is actually being trusted by and large by everyone in the world. So आपका जो सवाल जहां तक आप पूछ रहे हैं, ये हो क्या रहा है, सिचुएशन कहां से कहां आके G20 के बाद यहां आके पहुंच गए, ये होगा बिकॉज ये कंपटीशन, कंटेनमेंट और कॉन्फ्लिक्ट ये मिले जुले हुए हैं। जब ये कहते हैं चाइना एक ऐसा एक देश है जिसको 40 साल तक आउटसोर्स किया एज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, हर एक चीज, एक छोटा पिन से लेके आप कोई भी सेमीकंडक्टर या कोई मिसाइल की बात करते हैं या कोई ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, यहां से कंपोनेंट जब तक नहीं आएगा आपका पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कंप्लीट वर्ल्ड का जो ट्रेड रिलेशन है चाइना के फेवर में चल रहा है आज के दिन, और सिर्फ इंडिया और यूएस के छोड़ के बाकी सारे देशों के साथ। तो ऐसा चीजों में हो क्या रहा है कि जो इसका जो ग्लोबल एम्बिशन है चाइना का 2049 तक, ये अपना मिडिल किंगडम का कॉन्सेप्ट को रिजुविनेट करना चाहता है और अमेरिका को चुनौती देना चाहता है। काफी हद तक ये सक्सेसफुल हुआ है, काफी टाइमलाइन के मुताबिक ये सक्सेस हासिल करते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट एक ऐसा जगह है, यूक्रेन लड़ाई के बाद देखिए दो जगह मिडिल ईस्ट से जब यूएसए और नेटो फोर्सेस विड्रॉ किए थे अगस्त 2021 को, उस समय एक केंद्र बिंदु सामने आया था जो कि 2022 के नेशनल स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट यूएसए में ये लिखा हुआ है क्लियरली कि चाइना इज द प्राइमरी एनिमी और पिवट ऑफ एशिया, ये इट इज शिफ्टिंग टू इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक एक ऐसा जगह है, चाइना का केंद्र बिंदु है ताइवान। ताइवान को किसी भी हालत में ये इसको पीसफुली हो या बाय काइनेटिक मींस इसको इंटीग्रेट करेंगे, एसिमिलेट करेंगे। क्योंकि आज के दिन में चाइना का काफी सारे टर्बुलेंस, इंटरनल इंस्टेबिलिटी बहुत मात्रा में है, ये ताइवान को इंटीग्रेट करने लायक नहीं है। उसका मॉडर्नाइजेशन प्लान काफी लंबे लंबे ये टॉल प्रोमिसेस कर रहे हैं, लेकिन ये ग्राउंड में, जमीन पे ये हासिल नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे चैलेंजेस और डेफिशिएंसीज आ रहे हैं। इनका जो एचआर पॉलिसी है, इट इज अंडर एक्यूट स्ट्रेस, इकोनॉमी अंडर एक्यूट स्ट्रेस, लैंड एस्टेट अंडर स्ट्रेस। इसी तरह ये अभी ये कोशिश कर रहे हैं, जब प्रेशर बिल्ड होता है तब ये सेंट्रल यूरोप की तरफ डाइवर्ट कर दिया, रशिया को बोल के यूक्रेन में लड़ाई शुरू कर दिए। अभी ये चाहते हैं कि यहां जैसे ना आए इंडो पैसिफिक में, ये मेरा सोच विचार है, मेरा एनालिसिस है, ये इंडो पैसिफिक से विश्व का जो ध्यान है दूर रखना चाहते हैं। कभी कनाडा की तरफ स्टार्ट कर देते हैं, कभी मिडिल ईस्ट की तरफ। कोई भी चीज विश्व में आज के दिन में होता है, ये एक फेज है 21st सेंचुरी में। पहले जैसे 20th सेंचुरी में जियोपॉलिटिक्स के माध्यम से यूएसएसआर को खंडन किया गया था, डिसइंटीग्रेट किया था, इसी तरह इस सेंचुरी का केंद्र बिंदु है जियो इकोनॉमिक्स। और जियो इकोनॉमिक्स की राज जो है आज के दिन में चाइना बहुत आगे है। और मिडिल ईस्ट में ये जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में उन्होंने पीस टॉक किया था, ब्रोकर करके इनका जो थॉल आए थे, 1400 साल की लड़ाई के बाद दो देशों को साथ में लाना, हाथ मिलाना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक्सचेंज कराना, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है 21st सेंचुरी में, ऐसा बैकग्राउंड के साथ। तो ये जो पहलू जहां पे मिडिल ईस्ट से अमेरिका और नाटो फोर्सेस विड्रॉ किए थे 2021 को, ये देखा गया कि चाइना धीरे 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 काफी गहरा जड़ तक पूरा घुस गया, पेनिट्रेट हो गया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बीआरआई प्रोजेक्ट की वजह से इसने काफी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करने लगा है। जैसे फॉर एग्जांपल ईरान, $450 बिलियन उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किए हैं फॉर 25 इयर्स, जिसमें से $25 बिलियन ऑलरेडी कमिट हो चुका है। सऊदी अरेबिया में 65 बिलियन। इसी तरह जॉर्डन की बात करिए, इजराइल में उन्होंने पैसा डाल रखा है, जगह जगह हर देश में, इजिप्ट में, नेमे कंट्री, टर्की, हर एक देश में ये डाल रखे हैं। सबसे बड़ा चुनौती चाइना को ये झटका मिला G20 के बाद, ये जो आईमेक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर का जो प्लानिंग, जो ब्लूप्रिंट अनाउंसमेंट हुआ या प्रोमलगेशन हुआ, ये एक किस्म का चाइना का बीआरआई जो प्रोजेक्ट्स हैं मिडिल ईस्ट में, इसको एक चैलेंज या चुनौती देता हुआ एक प्रोजेक्ट है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो हमास का हमला है
ये चाइना ने ईरान को क्या क्या करवाया है सैबोटाज करने के यही मैं लिए। अब देखिए 7 अक्टूबर को ये हो रहा है अटैक, हमास ने अटैक किया, और 8 या 9 तारीख को रशिया में एक मीटिंग होती है जिसमें चाइना, रशिया जी जी और इनके बिल्कुल, 9 रिप्रेजेंटेटिव, अक्टूबर को, बिल्कुल। 9 9 अक्टूबर को ये मीटिंग होता है। ये मीटिंग होने का कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं 2 and 2 अगर पॉइंट्स को आप ज्वाइंट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव इवॉल्व होता है। इसमें चाइना का हाथ बिल्कुल है, ईरान को बोल के, और इसको नाकाम, ये जो आईमेक है इसको कैसे नाकारा किया जा सकता है। और यूएसए का इलेक्शन है 2024, बाइडेन या डेमोक्रेट्स को अगर पार्टी में पावर में आना है, कैंपेनिंग करना है, तो उनको कहीं ना कहीं जीत दिखाना पड़ेगा। और जीत क्या है? ये जो अब्राहम अकॉर्ड जो साइन हुआ है 4 देशों, कौन कौन से? मोरक्को है, आपका बहरीन है, आपका सूडान है, और ये आपका इजराइल के साथ, जॉर्डन और इजिप्ट तो पहले कर यूएई, चुके हैं। यूएई, मोरक्को है। यूएई है, जी। मोरक्को है। अभी सऊदी अरेबिया का काफी हद तक कह रहे थे, सुनने में मिला था 15-20 दिन के अंदर ये साइन होने जा रहा था इजराइल के साथ, और इससे काफी बदलाव होना था पूरा सिचुएशन टुवर्ड्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। लेकिन इसको ये हाथ से छोड़ के देना नहीं चाह रहा चाइना, कि किसी भी हालत में अमेरिका के हाथ में नहीं जाना चाहिए। मेरे विचार के मुताबिक इसमें चाइना का पहलू है, उनका हाथ है, और इनके आदेश पर ईरान को बोल के या हमास का अटैक को किया गया है। बैक टू यू डॉक्टर मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने बड़ा महत्वपूर्ण एनालिसिस दिया है हमारे दर्शकों के लिए। और नाजरीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त तकरीबन अब खत्म होता जा रहा है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दुनिया का ये वाहिद एमए टीवी चैनल है स्काई 711 पे, जिस पे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक आपको सही और रियल टाइम जानकारी दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा आपने देखा कि कुछ ऐसी गुंजलकें हैं, कुछ ऐसे गुंजल होते हैं जो कल्चरल वजूहत की बिना पर जो है वो उनको भी जेर बहस लाना जरूरी होता है, क्योंकि सब बहस ये चल रही है कि जी यहूदियों और मुसलमानों की जंग शुरू हो। तो इसका असल पहलू जो है वो जनरल साहब ने जैसे हमें बताया, वो जियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स है। और इस पे हम अब परसों दोबारा अपने शो में गुफ्तगू जारी रखेंगे। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद मिर्जा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।